हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो व्लॉग। सो आज इस वीडियो व्लॉग में मैं एक फ़िल्म की बात करने जा रहा हूँ जो मैंने रिसेंटली ऐसे ही तुक्के में देख ली थी और फिर उस फ़िल्म को मैंने 3-4 बार देखा और उस फ़िल्म ने बहुत हद तक मेरी जो सोच है उसको डेवलप करने में हेल्प करी। और उस फ़िल्म का नाम है मतलब सुनने में थोड़ा-सा अजीब-सा लगेगा, उस फ़िल्म का नाम है अखंडा। अखंडा नंदमुरी बालकृष्णा की फ़िल्म है जो कि तेलुगु में रिलीज़ हुई थी और फ़िल्म ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और फ़िल्म पुष्पा से शायद थोड़ा टाइम पहले रिलीज़ हुई थी उसके, और पुष्पा के आने की वजह से ये एक्सपेक्टेड था कि उसके कलेक्शंस बहुत सारे गिर जाएँगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके कलेक्शंस भी साइमल्टेनियसली अच्छे रहे और वो साउथ इंडिया की सेकंड बिगेस्ट हिट बन गई। अच्छा, देखने वाली बात ये है कि पुष्पा का अच्छा खासा प्रमोशन हुआ था और वो मल्टी लैंग्वेजेज़ में रिलीज़ हुई थी, पर अखंडा जो है वो सिर्फ़ एक लैंग्वेज में रिलीज़ हुई थी, तेलुगु। उसके बाद उसको तमिल और मलयालम, कन्नड़ वर्जन शायद उसके रिलीज़ किए गए, पर मोस्टली जहाँ तक मुझे पता है उसका तमिल वर्जन ही रिलीज़ किया गया था। बहुत डिटेल मुझे नहीं पता है। बट द थिंग इज़, ये पिक्चर सुपर डुपर हिट हुई, उसने 100 करोड़ 150 करोड़ से शायद ऊपर ही कमाया और शायद 200 करोड़ तक कमाई कर ली है। फ़िल्म के जो डायरेक्टर हैं वो हैं बोयापति शिनू। मैं नाम भूल जाता हूँ तेलुगु डायरेक्टर्स के, बट बोयापति शिनू नाम के डायरेक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले भी काफ़ी फ़िल्म बनाई है। नंदमुरी बालकृष्णा के साथ इन्होंने जब भी कोई फ़िल्म बनाई है तो वो फ़िल्म सुपर डुपर फुपर मुपर हिट ही हुई है। इससे पहले इन्होंने जो पहली फ़िल्म बनाई थी बोयापति शिनू ने नंदमुरी बालकृष्णा के साथ, वो थी सिम्हा, जो कि बनाई थी 2010 में, जिसमें इनके साथ नयनतारा और स्नेहा लाल एक्ट्रेस थी। उसके बाद 2014 में इन्होंने बनाई थी लीजेंड, जो कि अगेन ब्लॉकबस्टर थी। सिम्हा उस वक्त इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिट थी, तेलुगु इंडस्ट्री की उससे बड़ी कोई हिट आई नहीं थी। सबसे ज़्यादा पैसा उसने कमाया था, बाद में उसको बहुत सारी फिल्मों ने ओवरटेक कर लिया। लीजेंड आई थी तो वो शायद थर्ड या फोर्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी, काफ़ी बड़ी फिल्म थी मतलब। और अखंडा जब आई है तो उसने भी बहुत रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। और ये तीनों फिल्में मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं क्योंकि इन तीनों फिल्मों में कोई लॉजिक नहीं है। और ये फिल्मों को देख के मैं शुरुआत में बहुत हंसता था, मतलब जब मैंने सिम्हा देखी थी तब भी बहुत हंसा था, लीजेंड देखी थी तब भी मैं बहुत हंसा था। मतलब उसमें ऐसे ऐसे सीक्वेंसेस थे जो कि अनबिलीवेबल थे, जिसमें जो विलन्स होते हैं उनको मतलब रबड़ के गुड्डों की तरह ट्रीट किया जाता है। इस तरह मतलब नंदमुरी बालकृष्ण जिस तरह लोगों को मारता है फिजिक्स की माँ बहन करके, उस तरह कोई नहीं मार सकता। जो एक्शन सीक्वेंसेस शूट होते हैं बोयापति सिन्हू की फिल्म में वो अल्टीमेट होते हैं। मतलब अखंडा में भी जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, बेसिकली अखंडा में कोई स्टोरी है नहीं। अखंडा की स्टोरी बेसिकली सिर्फ फाइटिंग सीक्वेंसेस ही हैं। हीरो की ओपनिंग फाइटिंग सीक्वेंसेस से होती है, तो उसमें डबल रोल है। जैसा कि बोयापति सिन्हू की हर फिल्म में नंदमुरी बालकृष्ण का होता है, हर फिल्म में डबल रोल होता है। और मैंने आपको शायद कई बार ये बताया भी है कि डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एक ही स्टोरी को अलग अलग फॉर्मेट में यूज़ करते रहते हैं, कैरेक्टर्स प्लॉट चेंज करके, सॉरी कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड चेंज करके प्लॉट हमेशा सेम ही रहता है। तो बोयापति सिन्हू की फिल्म में भी नंदमुरी कृष्ण के साथ उन्होंने, नंदमुरी बालकृष्ण के साथ उन्होंने जो भी फिल्में बनाई हैं उसमें सबके प्लॉट में दो दो बालकृष्ण ही रहे हैं, डबल रोल रहा है। उसमें बाप बेटे थे, इसमें दोनों भाई हैं। अखंडा में दोनों भाई बने हैं और दोनों भाई बचपन में अलग हो जाते हैं क्योंकि एक की बॉडी वर्क नहीं करती है, तो उसको ये लोग मंदिर को सौंप देते हैं और मंदिर उसको रेस करती है, मतलब कुछ मैजिक करते हैं कि उसमें वापस सांस आने लगती है और वो उसको रेस करते हैं। उसका बाद में जाके अखंडा बनता है। जो छोटा भाई होता है वो बड़ा होता है और एक अच्छा इंसान बन जाता है, लोगों की मदद करता है, जो कि हर फिल्म में होता है कि साउथ इंडियन फिल्मों में जो हीरो होता है वही अच्छा आदमी तभी होता है जब वो सब लोगों की मदद करता है। क्योंकि मेरे ख्याल से ये इमेज वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि आगे हर साउथ इंडियन एक्टर को आगे जाके पॉलिटिक्स में जाना होता है, क्योंकि एनटीआर और एमजीआर और एएनआर जितने भी साउथ के सुपर डुपर स्टार रहे हैं वो अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में ही गए हैं। इवन कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के भी जो सुपरस्टार रहे हैं विष्णुवर्धन को छोड़ के, वो भी सब मोस्टली एंड में पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। डॉक्टर राजकुमार भी चले गए थे। सो कहने का मतलब ये है कि जो अखंडा है, अखंडा की सबसे अच्छी बात ये है कि फ़िल्म कभी आपको बोर नहीं करती। और ये चीज़ मैं कुछ टाइम पहले शायद नहीं समझ पाता। मतलब मैं कभी भी ना अपने रिस्पॉन्सेज़ पे ध्यान नहीं देता था, मैं इस चीज़ पे ध्यान देता था कि लोग क्या कह रहे हैं। अगर लोगों ने बोला कि ये पिक्चर इंटेलेक्चुअल है तो मैं उसको इंटेलेक्चुअल मानता हूँ। अगर वो लोग बोलते हैं कि वो पिक्चर इंटेलेक्चुअल नहीं है तो मैं उसे इंटेलेक्चुअल नहीं मानता था, क्योंकि मेरी ग्रूमिंग जो थी वो स्कूल से इसी तरह से हुई थी कि मैं आईएमडीबी और विकिपीडिया देखता था और जब मैं ज़्यादातर प्रेजेस देखता था पिक्चर को तो मुझे लगता था पिक्चर बहुत अच्छी है। और अगर मैंने उसके बारे में बुरी बुरी चीज़ें देखी हैं तो फिर मेरे हिसाब से वो पिक्चर ख़राब थी। सो लोगों की ओपिनियन बहुत मैटर करती थी फिल्म देखते वक्त। वो अब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। जो मैटर करती है चीज़ वो ये है कि आप उस फिल्म को कितना एंजॉय करते हो इंडिपेंडेंटली। यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ओन थॉट्स। आपको अपने सोच देखनी पड़ती है, समझना पड़ता है, बी योर सेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट योर ओन थॉट्स वाइल वॉचिंग अ फिल्म, कि आप उस फिल्म के लिए क्या फील करते हो। तो जब मैं अखंडा देख रहा था तो मुझे अखंडा देखने में बहुत मज़ा आया। तो क्योंकि अखंडा यहाँ पे रिलीज़ नहीं हुई थी, ओटीटी रिलीज़ नहीं हुई थी, सिर्फ साउथ में रिलीज़ हुई थी,
यहाँ पे शायद शो लगे थे, मुझे पता नहीं, पर वो भी शायद तेलुगु में थे, उसमें सबटाइटल्स नहीं थे तो मैं देखने नहीं गया। तो मुझे कहीं से उसका एक गंदा सा प्रिंट मिल गया था, तो मैंने उसको उसमें बढ़ा के देखा था, उसमें मुझे बड़ा मज़ा आया था। देन आई वाज वेटिंग फॉर इट टू गेट रिलीज ऑन OTT, फिर वो हॉटस्टार डिज्नी पे रिलीज़ हुई, फिर मैंने वो पूरी फिल्म देखी। फिल्म की रेटिंग बहुत हाई है। फिल्म की दूसरी USP सबसे ज़्यादा ये है कि वो हिंदू कल्चर को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं और दिखाते हैं कि जो अखंडा है वो कुछ भी कर सकता है। ओवर द ईयर्स उसने मेडिटेट करके पूजा करके वो ताकत अर्जित कर ली है कि वो किसी को भी मार सकता है और उसको पूरी आर्मी भी डिफीट नहीं कर सकती है। एंड ही कैन नॉट डाई till he wants to die. He has those powers, and no matter, you cannot do anything to him. Basically he is इनविंसिबल। तो उस तरीके का कैरेक्टर है और कितनी भी आर्मी लेके आए हो सबको पेल पाल देता है वो। और गजब के एक्शन सीक्वेंसेज है, मोस्टली स्लो मोशन में है। उसमें एक सीन है जो कि ट्विटर पे वायरल हो गया था, जिसमें नंदमुरी बालकृष्ण चक्रा उठा के लोगों को हवा में घुमा देता है और वहाँ पे शिव का विजुलाइजेशन आ जाता है और पीछे से वो म्यूजिक चल रही है। तो हाँ, इस पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि साउथ इंडियन म्यूजिक इज़ लिट, मतलब गजब का साउथ म्यूजिक होता है। अभी रिसेंटली एक पिक्चर मैंने देख रहा था मास्टर, जो कि मेरा देखने का मन नहीं था क्योंकि मैंने उसके रिव्यूज सुने थे, अच्छे नहीं थे, पर मैंने सोचा चलो देख लेते हैं। टर्न आउट कि वो रिव्यूज ऐसी ही थी, पिक्चर अच्छी नहीं थी बहुत ज़्यादा। हाँ, साउथ तेलुगु पिक्चर देखने के बाद आप तमिल फिल्म देखो तो तमिल फिल्म में उतना अच्छा एक्शन नहीं हो रहा है आजकल जितना तेलुगु पिक्चर में हो रहा है। दैट्स वाई तेलुगु पिक्चरें आजकल बड़े लेवल पे जा रही हैं। तो मास्टर मैंने देखी, तो उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, जो कि BGM था, जो कि एंट्री इस पे आता था विजय की, जोसफ विजय की, वो मतलब गजब बनाया था। और थमन करके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने म्यूजिक किया है अखंडा का और बैकग्राउंड म्यूजिक किया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मतलब बहुत गजब का म्यूजिक है। इट गिव्स यू गूज बम्स एंड दैट इज़ वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ द फिल्म की जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, बहुत अच्छा है। मुझे आज भी याद है, मैं एक फिल्म में चीफ एडी का काम कर रहा था और वहाँ पे मैं एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने गया था जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में की थी। और एज अ क्यूरियस गाय, और मैं ऐसे लोगों से जिनका मैंने नाम सुना होता है उनसे मिलकर बहुत एक्साइटेड हो जाता था। मैं देखता था कि बहुत सारे जो एडीज हैं वो उनके नाम भी नहीं जानते थे क्योंकि दे वर जस्ट डूइंग देयर जॉब, बट फॉर मी इट वाज लाइक मीटिंग दोज आइडियल्स whom I was idolizing for a very long time. सो मैं क्योंकि इतना उसमें रहता था, लोगों के इंटरव्यू देखता रहता था, IMDb प्रोफाइल्स पढ़ता रहता था, किसने क्या किया वो देखता रहता था, तो मुझे पता था कि वो लोग क्या हैं, उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी फिल्में करी हैं। पर जब मैं उनसे मिलने गया और मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मेरे को एक लाइन बोली जिससे मैं बहुत टर्न ऑफ हो गया। मैंने उनसे बोला कि सर BGM आप कैसे करते हो, कैसे फिल्म का BGM बहुत अच्छा होता है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि क्षितिज BGM कोई सुनता नहीं है, वो हमसे वैसे ही डाल देते हैं जो बनाता है, बिकॉज नो वन केयर्स फॉर दैट। एंड आई वॉज शॉक्ड बिकॉज आई न्यू डीप डाउन कि BGM किसी फिल्म का कितना इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह जो इवन हॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स हैं जैसे हैंस जिमर को यूज़ करते हैं, क्रिस्टोफर नोलान या फिर पॉल थॉमस एंडरसन अपनी फिल्म में जिस तरह से बीट्स को, ड्रम बीट्स को यूज़ करते हैं, वो किस तरह इंपॉर्टेंट है। इवन जो स्टीवन स्पीलबर्ग, जॉन विलियम्स का जो म्यूजिक यूज़ करते हैं, मेरे ख्याल से स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म अगर इतनी एलिवेट होती हैं, इतनी ब्यूटीफुल बनती हैं, तो उसके पीछे वन ऑफ द रीजंस है जॉन विलियम्स का म्यूजिक। वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो देते हैं, मतलब जुरासिक पार्क का जो म्यूजिक है या फिर इंडियाना जोन्स का जो म्यूजिक है, वो आज भी वो BGM हम लोग सुनते हैं तो मतलब वो सारी विजुअलाइजेशंस आने लग जाती है। तो दैट्स वेरी डिस्टिंक्ट। एंड जब अनिरुद्ध आया था, साउथ इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर जो है, जो कि रजनीकांत के रिश्तेदार भी हैं, तो उन्होंने वो कोलावरी डी गाना दिया था। तो मुझे लगता था कि चलो रजनीकांत के रिश्तेदार है इसलिए चल गए हैं, बट दैट गाय इज एक्चुअली फकिंग टैलेंटेड। मतलब जो भी म्यूजिक वो देते हैं काफ़ी अच्छा निकल के आता है। इवन मेरे को जो 3 लोग बहुत पसंद है साउथ इंडियन इंडस्ट्री में, वो हैं एक देवी श्री प्रसाद, DSP इनको बोलते हैं, और एस थमन एंड दिस अनिरुद्ध। मतलब आई लव देयर म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल का है, म्यूजिक गाने कमाल के हैं, सारे गाने मतलब अच्छा। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जब गाने आप कंपोज करते हो, वो गाने लिरिक्स की वजह से नहीं, म्यूजिक की वजह से चल जाते हैं। जैसे ऊ अंटा वाह मामा जो गाना है, उस पर इतना ट्रेंडिंग हो रहा है, इतने लोग उसको सुन रहे हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, जो हिंदी गानों पे भी नहीं आ रहे हैं। मतलब अभी जो शिफ्टिंग है वो पंजाबी गानों पे जो होती थी कि पंजाबी गाना आया तो हिट होना ही होना है, उससे शिफ्ट होके अभी वो म्यूजिक बेस्ड साउथ इंडियन इंडस्ट्री हो रही है, जिसमें बांसुरी का भी इस्तेमाल होता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, ड्रम बीट्स का इस्तेमाल कम करते हैं, सो नगाड़ों का इस्तेमाल कम करते हैं, जो कि पंजाबी गानों में होता है। पंजाबी गाने की जो खासियत थी वो नगाड़े ही थे, वो नगाड़ों की जो बीट्स होती है वो आपको थिरकने पर मजबूर कर देती है, बिकॉज दैट एक्चुअली क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन योर माइंड, जो कि नोलान यूज़ करता है अपने जब कोई टेंस सीक्वेंस दिखा रहा होता है, ढू 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 करके होता है, और पॉल थॉमस एंडरसन के में ढोंग ढोंग करके ये जो आवाज़ आती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो यूज़ होती है इन लोगों की फिल्म में। हाँ, तो मैं अखंडा की बात करता हूँ। अखंडा नंदमुरी बालकृष्ण जो है, ये इनका मैं फ़ैन हमेशा से रहा हूँ। फ़ैन क्या करूँ, पहले मैं फ़ैन नहीं था, पहले मैं मजाक उड़ाता था। बेसिकली मैंने एक फेसबुक पेज भी खोला था, बालकृष्णा फ़ैन क्लब, जिससे मैं इनकी मजाक उड़ाता था। मतलब ही कैन डू एनीथिंग। इनकी एक फ़िल्म है नरसिम्हा नायडू, जो मैंने बहुत पहले देखी थी। उस पिक्चर में
ये नॉर्मल इंसान है और सब कुछ सही चल रहा है पिक्चर में, एक स्टोरी चल रही है, भाइयों की स्टोरी चल रही है, बीवी है उसकी, सब कुछ है चल रहा है। सडनली एक सीन आता है जिसमें इसके पीछे कुत्ते दौड़ते हैं और ये पलटता है और आंखों से कुछ रेज मारता है और कुत्ते वापस चले जाते हैं। एंड आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दैट सीन, की मतलब ये सीन कैसे लिखा होगा, क्यों लिखा होगा, कोई लॉजिक नहीं है उस सीन का। एंड अगेन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि लॉजिक्स इज़ द स्टोरी किलर। लॉजिक्स से आपकी स्टोरी जो होती है वो ख़राब हो जाती है, ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं होते हैं, वो प्रेडिक्टेबल होती है। नाउ दिस इज समथिंग दैट आई वाज नॉट प्रेडिक्टिंग एंड आई रियलाइज दैट नो मैटर हाउ मच आई क्रिटिसाइज और अब्यूज द lack of logic in Telugu and Tamil films, the lack of logic is the thing that is making them interesting, and interesting to a level where we have started to copy them. हमने उनको कॉपी करना शुरू कर दिया है और पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है आज तेलुगु तमिल फिल्मों की कॉपी कर रहा है। मतलब इवन जो अलय वैकुंठलो है, अलय वैकुंठपुरमलो ऐसे करके जो फिल्म है अल्लू अर्जुन की, दैट फिल्म मेक्स नो सेंस। मतलब कोई खास स्टोरी लाइन नहीं है सिवाय फाइटिंग के। इज जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंस वन आफ्टर अनदर, बट दैट फिल्म इज़ अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर इन तेलुगु सिनेमा। एंड वो अब रीमेक हो रही है कार्तिक आर्यन को लेके, शहजादा बनाई जा रही है उसके ऊपर। एंड दैट वंडर्स मी कि व्हाट इज़ दैट थिंग दैट वर्क्स इन द सिनेमा, वेदर इट्स द लॉजिक, वेदर इट्स द स्टोरी लाइन, और वेदर इट्स अबाउट गेनिंग द इंटरेस्ट। सो आई थिंक एक सिंपलिस्टिक सोल्यूशन उसका नहीं हो सकता कि क्या एक चीज़ वर्क करती है। बेसिकली जो चीज़ वर्क करती है मुझे लगता है वो सिर्फ ये वर्क करती है कि यू जस्ट मेक एवरी फ्रेम इंटरेस्टिंग। ऑडियंस शायद पिछले कैरेक्टर को याद ना रखे। अब जैसे नंदमुरी बालकृष्णा है, उसके बारे में लोगों को पता ही है कि वो आएगा स्क्रीन पे तो लोगों को मारेगा, वो पिटेगा नहीं, ये चीज़ लोगों को पता है। तो मेरे को लगता है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ साउथ इंडियन सिनेमा में ये है कि आपको कैरेक्टर स्टैब्लिश करने में बहुत टाइम नहीं देना पड़ता है। अगर आपकी फिल्म में महेश बाबू है, अगर आपकी फिल्म में जोसेफ विजय है, अगर आपकी फिल्म में विक्रम है, अगर आपकी फिल्म में रजनीकांत है, अगर आपकी फिल्म में नंदमुरी बालकृष्णा है या अल्लू अर्जुन है, तो वो लोगों को आके मारेंगे ही, मतलब वो पिटेंगे नहीं। तो उनका कैरेक्टर ऑलरेडी डिफाइंड है, ऑलरेडी ऑडियंस को पता है कि उनका कैरेक्टर क्या है, आपको उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनका बैकग्राउंड दिखा सकते हो पर वो बैकग्राउंड में मैटर नहीं करता है। उनके मन में कोई गुस्सा है, कोई रिवेंज है, कोई, आप सिर्फ रीज़न चेंज कर सकते हो, बाकी कैरेक्टर आप चेंज नहीं कर सकते। कैरेक्टर तो ऑलरेडी बिल्ड हैं, जो उनके रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं जो उन्होंने बना रखे हैं वो ही हैं कि वो लोगों की मदद करते हैं, वो एक अच्छे आदमी हैं, वो कितने भी लोगों को मार सकते हैं। सो दैट इज़ वन एडवांटेज साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हैज़। रेस्ट इज जस्ट फाइटिंग सीक्वेंसेज, एंड जितने अच्छे फाइटिंग सीक्वेंसेज आप दिखाओगे उतनी ज़्यादा आपकी फिल्म हिट जाएगी। और अखंडा के साथ भी सेम चीज़ है, गजब के फाइटिंग सीक्वेंसेज है, गजब के फ्रेम्स हैं। बाहुबली से जो ये चीज़ शुरू हुई थी, बाहुबली से मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि फ्रेम्स बहुत इंटरेस्टिंग थे। फ्रेम्स ऐसे थे कि जैसे पेंटिंग हो, वैसे ही अखंडा में लाइट का जो इस्तेमाल किया गया है, फ्रेम्स का जो इस्तेमाल किया गया है, विजुअल्स का जो इस्तेमाल किया गया है, और साउंड का जो इस्तेमाल किया गया है, मतलब जो फाइटिंग सीक्वेंसेज हैं वो अल्टीमेट हैं। इवन जो लड़ाइयाँ भी हैं उसमें जो थ्योरीज़ हैं वो बोयापति सिन्नू ने बहुत अच्छे लिखे हैं। मतलब कि वो हिंदू धर्म से रिलेटेड, जैसे कि उसमें एक सीन है जिसमें वो बोलता है कि एक अखंडा होके तुम वॉयलेंस नहीं कर सकते, वॉयलेंस अहिंसा परमो धर्म ऐसा बोला गया है हमारे संस्कार में। तो उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं नंदमुरी बालकृष्ण अपने डायलॉग में, और बताते हैं कि ऐसा लिखा गया है कि अहिंसा परमो धर्म है, पर अगर ज़रूरत पड़े तो हिंसा करनी चाहिए, ये भी लिखा गया है। और मतलब उस तरह से श्लोक के थ्रू उनको एक्सप्लेन किया गया है। और एक बड़ी क्या कहते हैं ना, होता नहीं कि फॉर्मूलिक चीज़ होती है साउथ इंडियन फिल्मों में, वो ये है कि जैसे आप सिम्हा देखते हो तो सिम्हा पिक्चर में वो नंदमुरी बालकृष्ण का डायलॉग था नो पुलिस, जो बहुत ही स्पूफ किया गया था। डोकड़ू पिक्चर में भी स्पूफ किया था उसको, बहुत सारी फिल्मों में स्पूफ किया गया, बहुत फेमस डायलॉग था। लेजेंड का मुझे याद नहीं है, बट अखंडा में भी वो डायलॉग है बोथ आर नॉट सेम। तो ऐसे डायलॉग था। मुझे साउथ इंडियन एक्टर्स का लगता है कि उनको, मतलब उनके खड़े खड़े चेहरे पे एक्टिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं दे पाते हैं। नंदमुरी बालकृष्ण के चेहरे पे भी बहुत एक्सप्रेशन नहीं आते हैं, महेश बाबू के चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं आते हैं, अल्लू अर्जुन के आते हैं, पर बाकी किसी के चेहरे पे उतने एक्सप्रेशन नहीं आते। बट स्टिल दे आर कैटरिंग टू द मासेज। और हमें कभी भी ना इन सब चीज़ों से इरिटेट नहीं होना चाहिए। बहुत लोग इरिटेट हो जाते हैं कि साउथ इंडियन एक्टर्स एक्टिंग नहीं कर पाते फिर भी इतने सक्सेसफुल क्यों हैं। हमें इसके बजाय ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर ये करके वो सक्सेसफुल हैं तो ऐसा क्या चीज़ है जो वो कर रहे हैं जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हैं। अगर महेश बाबू एक ही एक्सप्रेशन लेके पूरी पिक्चर निकालता है और लोग उसको फिर भी देखने के लिए आते हैं, तो सिर्फ उसकी ब्यूटी नहीं हो सकती, जो कि ब्यूटी देखने के लिए तो उसका इंटरव्यू देख लेंगे। कुछ तो है उस बंदे के अंदर जिसकी वजह से लोग उसको पसंद करते हैं, उसकी पिक्चरें बार बार देखने जाते हैं, और उसकी मतलब ऐसी पिक्चरें जिसमें कुछ भी नहीं होता है फिर वो भी पिक्चर ब्लॉकबस्टर हिट हो जाती है। So that is one thing that you have to understand, and Akhanda is one film that you have to watch
जस्ट टू लाइक इट, डोंट हैव टू थिंक अबाउट लॉजिक, डोंट हैव टू थिंक अबाउट रिलीजन और एनीथिंग। उन सब चीज़ों से बायस हटा के अगर आप सिर्फ फिल्म को देखते हो तो आपको फिल्म शुरुआत से बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। लगातार उसमें ऐसे सीक्वेंसेस हो रहे हैं जो आपके दिमाग को बांधे रखते हैं और आपको मज़ा दे रहे होते हैं। मतलब फिल्म देखने का पर्पस क्या है नॉर्मली लोगों का, वो ये है कि मज़ा आना चाहिए, और इस फिल्म को देखते हुए आपको मज़ा आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे कि राहुल गांधी बोलते हैं मज़ा आना चाहिए, तो वैसे ही इस फिल्म को देखते हुए बहुत मज़ा आता है। मैंने कई बार ये फिल्म देखी है, उसके बाद मैंने इसको डाउनलोड भी किया just to understand what works in this film. What is that one thing that was in the film? And the same thing that was in Pushpa is the same thing that was in this film. And that is every sequence has to be damn interesting. There shouldn't be boring dialogues, there should be punchy dialogues, and there should be no logics. And that is my new, karma right now. Karma बोल रहा हूँ. क्या कहते हैं उसको? Quote or mantra right now basically, that your story should not have any logics. You can write as illogical thing as possible and it will work. It has to be cohesive though. Cohesive होना चाहिए, लॉजिकल स्फीयर के अंदर होना चाहिए, पर you can be as illogical as possible. So whatever those film books were teaching us, whatever those film schools were teaching us was wrong. There shouldn't be any logic, and the more illogical your film is going to be, it is going to be good. But there's a difference between surreal and illogical, which I will tell you sometime some other video में बताऊंगा मैं. But this is my review of अखंडा. बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस कर ली. I hope कि you liked it. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय.